कि बाजार का दखल। देखिए, बाजार और साहित्य दोनों के दो पक्ष हैं। जैसे ग्रामीण, यहाँ पे अभी थोड़े दिन पहले किसान लोग आए थे, गांव में हाट और मेला और बाजार दोनों में बड़ा, यदि आप हाट बोलेंगे बाजार बोलेंगे तो जो आम आदमी है उसको हाट जो है ज्यादा पसंद आता है, तो लेकिन बाजार से वो डरता है, बाजार से वो भयभीत होता है, एक आम जनमानस। तो साहित्य में भी यदि हम देखें तो दुकानदार और कारोबार, यदि हम साहित्य में जब कारोबारी दखलंदाजी बढ़ती है तो उससे साहित्य को खतरा होता है। तो उसकी यदि जैसे मैं आपको गुणवत्ता का क्यों गिरावट आ रहा है, क्योंकि लेखन साहित्य जो है 1 साल 2 साल के लिए नहीं होता है, साहित्य अस्थायी चीज होता है। साहित्य में यदि हम रामायण महाभारत की हर मंच पे चर्चा करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि ये ऐसा साहित्य है कि जो हमारे समाज को सदियों से जीवंत करता है। लेकिन जो आजकल लेखन आ रहा है उसका एक टारगेट है। जैसे दूरदर्शन के जो कार्यक्रम होते थे, हम लोग बुनियाद हम उसकी चर्चा क्यों करते हैं? क्योंकि उनके टारगेट होते थे, उनका एक लक्ष्य होता था कि हम ऐसे कार्यक्रम का निर्माण करें जिनमें एक अस्थायित्व हो। तो जब लेखक अपना जो अपनी रचना करता है, जो अपने साहित्य का सृजन करता है, यदि उसका एक दूरदृष्टि हो, दूरगामी हो कि हम अपने साहित्य से, हम अपने लेखन से समाज को क्या अस्थायित्व देना चाहते हैं, तो उससे गुणवत्ता समाज की बनेगी। यदि वो क्षणिक सोचेगा कि नहीं हम पैसा कमा लें, तो उसका जो प्रभाव है वो क्षणिक होगा, भले उसको पैसे की आ जाए, लेकिन उससे गुणवत्ता जो दूरगामी प्रभाव पड़ रहा है। और हाल के वर्षों में लेखन हुआ है उसमें जो शाब्दिक गिरावट आई है, भले हम चेतन भगत, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ, जो भी हिंदी में साहित्य में लेखन हो रहा है उसका दूरगामी प्रभाव बहुत कम हो रहा है, क्योंकि वो भाषा और साहित्य दोनों को कमजोर कर रहा है, तो उससे गुणवत्ता प्रभावित। और आमतौर पर जो हम चर्चा करते हैं, जैसे हम रामधारी सिंह दिनकर का नाम क्यों लेते हैं? क्योंकि उन्होंने जो रचना रची, उन्होंने जो साहित्य का सृजन किया, उसका हमेशा प्रभाव रहा। जो जयशंकर प्रसाद ने कामायनी रची, उसका प्रभाव आज भी है, आज भी हम पढ़ सकते हैं। लेकिन उन्होंने जो साहित्य की रचना को, उन्होंने यह सोचा कि मैं जो सृजन कर रहा हूँ मुझे 200 साल 500 साल बाद भी लोग जाने और मेरे ऊपर कोई छीटाकशी ना हो। तो जब लेखक यह सचेत होगा कि मैं जो लिख रहा हूँ उसमें मेरे लेखन से समाज को एक नई दृष्टि मिले, तो वो निश्चित रूप से गुणकारी होगा, प्रभावकारी होगा। सभी को मालूम है जी दिनेश श्रीनेत सर का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सेशन के अंदर। साकेत सर, जैसा कि आपने अभी कहा कि पुराने लेखकों का प्रभाव जो है दिखता है उनकी रचनाओं के अंदर, तो आपको क्या लगता है कि जो आजकल के लेखक लिख रहे हैं क्या वो प्रभावशाली नहीं है? क्या वो उस तरीके के साहित्य को नहीं गढ़ पा रहे हैं जैसे पहले गढ़ पाते थे? सर साथ में एक सवाल इसी में और जोड़ना चाहूंगा कि नए कितने लेखकों को भी आपने पढ़ा है? देखिए, पढ़ने की बात मैं किसी का नाम यहाँ नहीं, क्योंकि मंच, देखिए मतलब आप दूरदर्शन का या जो भी कार्यक्रम या अध्ययन है, साहित्य आप लिखे जा रहे हैं, उसमें अधिकांश 2 तरह के साहित्य रखे जा रहे हैं आजकल। एक तो अकादमिक दृष्टि से, दूसरा जो लक्ष्य हमारा दर्शक युवा वर्ग है उसको देखते हुए। अब मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि जब यूरोप में आज भी यूनान की जो दृष्टि है वो अस्थायी है, लेकिन भारत में हर जगह जो कला हो, सौंदर्य हो, हमारे रहन सहन, हमारी वेशभूषा हो, कहीं न कहीं उसमें अंग्रेजी की छाप नजर आती है, लेखन में भी। तो मतलब क्यों साहित्यकार ऐसा क्यों रच रहा है कि उसमें वो यूरोपीय दृष्टि ज्यादा हावी हो रही है? कहीं ना कहीं बाजार उसको लपेट रहा है। देखिए, और दूसरा लेखन होता है कि साहित्य का मतलब यह नहीं होता है कि हम सत्ता का विरोध करें। देखिए, आजकल 2 चीजें साहित्य में है, सेक्स और सत्ता का विरोध। सेक्स और सत्ता का विरोध हमेशा जो है, सत्ता का विरोध पहले भी मुगल काल से लेकर सत्ता ने हमेशा साहित्य को संरक्षित किया है, उसको उभारा है। सत्ता के विरोध से कभी भी साहित्य पुष्पित नहीं हो सकता है। हम जरूरी है कि हम साहित्य को तभी, यह जरूरी है कि हम वो साहित्य रचे जिसमें सत्ता का विरोध हो। सत्ता और साहित्य के संतुलन को रचकर भी हम समाज को
एक दिशा दे सकते हैं और सेक्स और स्त्री से भी अलग विमर्श होकर हम समाज को रख सकते हैं। आजकल अधिकांश लेखक जो हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं संस्कृति के से विरोध झलकता है, या तो स्त्री से या सामाजिक, मतलब हर चीज में समाज जो हमारा सामाजिक परिवेश है उससे एक प्रतिरोध है। वो प्रतिरोध क्यों है? कहीं ना कहीं यूरोपीय दृष्टि है कि हमारा जो समाज है वो गलत है, हमारी स्त्रियां पिछड़ी हैं, यूरोपीय दृष्टि हावी है हमारे ऊपर। तो वो उससे कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति की जो इतनी प्राचीन है वो कमजोर पड़ रही है। अधिकांश लेखन कहीं ना कहीं यूरोपीय दृष्टि से प्रभावित है, ये मेरा ऐसा विचार। नहीं नहीं, बिल्कुल मेरा मैं इस बात से चूंकि चर्चा चल रही है मैं डिफर करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है जो साहित्य है, साहित्य का प्रभाव हमेशा, क्या हिंदुस्तान की कहानियां विदेशों में नहीं पहुंची? मैत्री जी बैठी हुई है सामने, मैत्री जी की कितनी, हाँ ऐसा कह के प्रेमचंद के पूरे साहित्य को खारिज कर रहे हैं। आप मानने को तैयार हो कि प्रेमचंद का पूरा साहित्य व्यवस्था के खिलाफ रखा गया। मेरे जितने साहित्यकार हैं सबको पुस्तक साहित्य के बारे में कहा जाता है कि वो समाज के आगे चलने वाली मशाल है। आप उस मशाल को खारिज करके कौन सा साहित्य रच रहे हैं? बहुत अच्छे। जहाँ तक हम जब और मेरा सारे यहाँ पे साथी बैठे हैं, कम्युनिकेट आपसे करना है। जब हम बात करते हैं संस्कृति की, तो हम किस संस्कृति की बात कर रहे हैं? हिंदुस्तान में हर 20 किलोमीटर पर संस्कृति बदल जाती है, हमारे खाने पीने की शैलियां बदल जाती है, भाषा बदल जाती है। तो संस्कृति कोई एक वाक्य नहीं है जिसमें हम संस्कृति बोलते हैं। आप यहाँ मैं बुंदेलखंड में बैठा हूँ, यहीं आप महाराष्ट्र निकल जाइए, आपकी हर चीज बदल जाएगी। तो संस्कृति तो मुख्तलिफ हो गई ना, अलग अलग हो गई ना। तो संस्कृति के मायने अलग अलग हैं। कोई व्यवस्था किसी इलाके के लिए अगर सूटेबल है, वही व्यवस्था दूसरे इलाके के लिए सूटेबल नहीं है, पर दोनों ही सही है, उसमें जज क्यों करना? तो हमको यही देखना पड़ेगा। मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल, और जहाँ तक नवीन भाई ने जो बात बोली कि कितने नए राइटर्स को आपने पढ़ा है, बहुत सारे नए राइटर्स उभर के आए हैं जो आज की बात कर रहे हैं। अभी भी अगर हम पुरानी चीजों में उलझे रहेंगे तो फिर नया लिखा क्या जाएगा? आज हम मोबाइल युग पे आ गए, डिजिटल पे आ गए। अभी भी अगर हम चिट्ठी की बात करेंगे तो आप भेजिए चिट्ठी, चिट्ठी कौन सुनने वाला है? वो सहेज के रखने वाली चीज है, याद करने वाली चीज है, पर बढ़ना तो यहाँ भी पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा। हाँ, गुणवत्ता में कमी उस लिहाज से आई है कि अब कोई भी कहानीकार अपनी चीज लिख के सेल्फ पब्लिश करवा लेता है, वो एक चीजने की बात है। लेकिन नवीन भाई ने कहा बावजूद उसके वही कहानियां, वही किताबें आगे जा रही हैं जो जनमानस तक जोड़ पाती हैं, आती हैं मार्केटिंग के दम पे, उनका वही के वही काम तमाम हो जाता है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अकबर सर, आपने जो बात बोली उससे एक प्रश्न है कि जो जल्द से जल्द छपने की ललक होती है साहित्यकारों के अंदर, तो क्या वो साहित्य को लेके एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज हो सकता है कि वो बस छपना चाहते हैं, वो पढ़ना नहीं चाहते इतना? आप इस बारे में क्या ख्याल है? देखिए, 2-3 चीजें हैं। सबसे पहले तो साहित्यकार कहलाना, ये मुझे लगता है कि बहुत अगर कोई कहलाने के लिए लिख रहा है तो फिर तो वो पर्पसली हो गया ना। मेरे अंदर तो कुछ कहानियां थी, मेरा पहुंच था, मेरा गांव था, जो बातें मैं कहना चाहता था वो मैंने कही। मैं उसके जरिए कुछ कहलाऊं ऐसे मंशा नहीं थी। मैं एक बात यहाँ पे जोड़ना चाहता हूँ, बहुत जरूरी है, क्योंकि हम मार्केटिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे, मार्केटिंग और साहित्य, तो 2 चीजें बहुत जरूरी हो जाती हैं कि एक तो मार्केटिंग जिसके पास उसको समझने की क्षमता है, वो लोग अपनी किताबें पब्लिश करा के धार से मार्केट में कूद जा रहे हैं, छा भी जा रहे हैं। उनकी एक जिम्मेदारी और है, वो जिम्मेदारी ये है कि जो अच्छे और बेहतरीन पुराने साहित्यकार जिनको पढ़ के हमने इतना सीखा, साथ साथ हमें उनकी भी मार्केटिंग करनी चाहिए, क्योंकि वो इस नए युग में शायद वो इस चीज को नहीं समझ पा रहे, वो अपना काम करके जा चुके हैं, लेकिन उनकी जिम्मेदारी भी हमें करनी चाहिए, हमें उनको उस साहित्य को भी साथ साथ आगे बढ़ाना चाहिए। ये सर एक मेरा हस्तक्षेप छोटा सा, अभी परिचर्चा ये चल रही थी और ये चर्चा जो है बाजार और साहित्य के संबंध को लेकर के है,
और यहाँ मैं देखा हूँ कि अभी अचानक ये चर्चा पश्चिम यूनान और यूरोप और भारतीय संस्कृति से जुड़ गई है। लेकिन आप लोगों को एक बात बताइए, जो बाजार और साहित्य का संबंध है यह आज से नहीं है, बहुत पहले से है। अभी पुनीत सर ने बताया कि कबीर ने कहा भी है कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुका ठहार, जो घर जा रहे अपना चले हमारे साथ। तो वह कबीर जो है घर की बात नहीं, बाजार से वह प्रश्न ही करता है और बाजार से ही सवाल उठाता है। दूसरी बात यह है कि कबीर के साथ साथ वहां से अब आगे बढ़ेंगे, आप सूर्य के यहाँ देखें तो वहां आयो घोष बड़ो व्यापारी, तो व्यापार शब्द जहाँ बाजार से जुड़ जाएगा और व्यापार का माध्यम जब साहित्य बन जाएगा तो इस पर चोट करने की बात कहीं न कहीं हमारे साहित्य और संस्कृति में है। इसके बाद आप गालिब के यहाँ चलिए, गालिब बहुत मशहूर शायर हुए हैं। उन्होंने कहा कि बाजार से गुजरा हूँ खरीदार नहीं, बाजार से गुजरना, बाजार के आमोद प्रमोद उल्लास और प्राचीन अपनी आवश्यकताओं के लिए बाजार का इस्तेमाल, यह भारतीय संस्कृति तो सिखाती है। लेकिन बाजार के रंग में रंग जाना, अपने आप को ग्राहक से उठा करके उपभोक्ता बन जाना, ये गड़बड़ है। और आज जो अभी साकेश सहाय सर ने कहा, इनकी जो नजरिया था, इनका जो कहने का भाव था, उस पाश्चात्य को उस ढंग से टोकने का, प्रश्नांकित करने का नहीं था। इनके कहने का मतलब हमें जहाँ तक समझ आ रहा है भाई साहब कि इन्होंने ये कहना चाहा कि हम बाजार के ग्राहक बने, उपभोक्ता नहीं। जैसे ही हम उपभोक्ता बन जाते हैं उसके बाद क्या होता है कि हम उससे भटकने लगते हैं और कहीं न कहीं वह उपभोक्तावादी जो संस्कृति है, जो समाज को विचलित करने का कार्य करती है, हमारी हवस को बढ़ाती है, हमारे अपने परिवेश को ललचाती निगाहों से दिखाती है, वह नुमाइश है। साहित्य नुमाइश नहीं है, वह हमारे भाव का विस्तार है, समाज को जोड़ने का कार्य करता है। जबकि जो बाजार का जो उपभोक्तावादी दौर है वह ललचाने का कार्य करता है, जोड़ने का कार्य नहीं करता है। इसलिए भारतीय संस्कृति जुड़ाव की संस्कृति है। अभी सर ने कहा कि संस्कृति और हम प्राचीन करते रहते, प्राचीनता की और नवीनता की कोई बात नहीं। कोई विचार सर्वकालीन प्रासंगिक हो सकते हैं, वह प्राचीन हो चाहे नवीन हो। कितना भी प्राचीन विचार हो, अगर सच बोलना सही है तो आज भी उतना ही सही है। धर्म के मार्ग पर चलना उस समय सही था तो आज भी सही है। झूठ बोलना आज गलत है तो साहित्य शाश्वत मूल्यों का सृजन करता है, न कि तात्कालिक मूल्यों का। आज का जो दौर है तात्कालिकता से गुजर रहा है, इस तात्कालिकता से बचने की जरूरत है। इसके और इशारा करने का कार्य सहाय सर ने कर रहा। एक बात और, हम संस्कृति और सभ्यता का अंतर नहीं अभी भी समझ पा रहे हैं। जैसा कि मुझे, खैर आप विद्वान हैं, बड़े समीक्षक हो सकते हैं, रंगीन दुनिया से जुड़े हुए हैं, बॉलीवुड से आए हैं, हम जैसे झांसी के लोग अभी बहुत कोच से हूँ सर, पैदाइश कोच से। आपने बताया मुंबई से आप आए हैं, कोच से मुंबई से। फिर यहाँ से भी जाए तो एक बात बता रहे हैं आपको, पैदाइश कोच की है, देंगे हम कदम बाहर के नहीं ठीक है, हम बाहर के हैं लेकिन दिल्ली से कोई बात नहीं, ठीक आप इतनी संस्कृति नहीं करो, हम जो बोलना चाहते हैं जो थोड़ी एक बात और तो जान लीजिए कि जो संस्कृति होती है, पहनावा ओढ़ावा खान पान ही केवल नहीं है। संस्कृति और सभ्यता में बड़ी मूलभूत अंतर है कि संस्कृति जो आपके अंदर है वह है, और सभ्यता जो आपके ऊपर है वह है। जो आप पढ़े हैं, जो बाल बनाए हैं वह सभ्यता है, और जो आप अंदर से बोलते हैं वह संस्कृति है। ये मूलभूत अंतर छोटा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हस्तक्षेप करना चाहती हूँ, जो बात हो रही थी वो कुछ ज्यादा ही भटक गई है। मैं इसी, चूंकि मेरे से शुरुआत भटकाव के लिए मैं बोला, देखिए साहित्य का काम है संवेदना उत्पन्न करना। बंधुवर ने बताया प्रेमचंद के साहित्य के बारे में। प्रेमचंद जी ने समाज में जो दुर्बल लोग हैं, कमजोर लोग हैं, वंचित लोग हैं, महिलाएं हैं, उनके प्रति विरोध के द्वारा एक संवेदना उत्पन्न की, एक विमर्श उपस्थित किया। लेकिन आजकल का जो साहित्य है वो विरोध का भी रचता है, संवेदना उत्पन्न नहीं करता है। जरूरत समाज में संवेदनशील होने के लिए कलमकारों को यह चाहिए कि वो संवेदनशील बनाए। हमारा सिनेमा, साहित्य, संस्कृति हमारी मांग करती है कि हम संवेदनशील हो, क्योंकि संवेदनशील बनेंगे तभी समाज एकजुट रहेगा। जो समाज में आज विरोध की जो व्यूह रचना हो रही है, कहीं न कहीं हमारे समाज में हवस की जो प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, उसमें एक विरोध और एक जो अंदर सुलगता हुआ चीज है कि हम दबे हुए हैं, हम कुचले हुए हैं,
प्रेमचंद जी ने भी दलित विमर्श पे बहुत ज्यादा रचना रची, लेकिन उसमें एक विरोध नहीं, संवेदना हुआ। संवेदना से ये समाज का विकास हो सकता है। विरोध से एक क्षणिक रूप, विरोध से यह होगा कि विरोध यदि आप करेंगे संवेदनशीलता के साथ, जो विरोधी वर्ग है वो आपको समर्थन देगा, लेकिन दोनों तरफ से विरोध होगा तो समाज में हिंसा प्रतिहिंसा होगी, और उस साहित्य का हमेशा विरोध होना चाहिए। धन्यवाद, धन्यवाद साकेत सर। मैं अगला प्रश्न दिनेश सर आपकी तरफ मोड़ती हूँ कि बाजारवाद और मौलिकता में सामंजस्य बिठाने के लिए हमें क्या क्या कदम उठाने चाहिए, हम क्या कर सकते हैं? बाजारवाद और मौलिकता की जहाँ तक बात है तो दो बातें मैं कहना चाहूँगा कि हर साहित्य को बाजार चाहिए ही होता है, चाहे वो किसी भी दौर का साहित्य हो। बाजार वो कड़ी है जो एक साहित्यकार को उसके पाठक से जोड़ती है, और वो बाजार कुछ भी हो सकता है। वो बाजार सोशल मीडिया के जरिए बन सकता है, वो बाजार जो है प्रकाशकों के जरिए बन सकता है, वो बाजार पुस्तक मेलों के जरिए बन सकता है, वो इस तरह के लिटरेचर फेस्टिवल के जरिए बन सकता है, लेकिन वो बाजार ही है। ये भी एक बाजार ही है जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, जहाँ पर आप कुछ आइडियाज क्रय करते हैं। क्रय करने का मतलब आइडियाज को ग्रहण करते हैं, लेके जाते हैं अपने साथ। तो लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह जो आपने मौलिकता की बात कही कि कोई भी साहित्य जब बाजार की शर्तों के आधार पर चलने लगेगा तो उसका दायरा सीमित हो जाएगा, क्योंकि हमें ये पता होता है कि जनता की अभिरुचियों की एक सीमा है। हर दौर में जो भी, अभी मैं इस बात को इनसे भी जोड़ना चाहूँगा कि हमेशा अगर आप साहित्य का इतिहास अगर उठा के देखेंगे तो साहित्य के इतिहास, चाहे वो यूरोप का इतिहास हो, चाहे भारतीय साहित्य का इतिहास हो, वो हमेशा वही लेखक जो है इतिहास में दर्ज हुए हैं जिन्होंने अपने समय से अलग हटके कुछ कहने का साहस किया है। और अपने समय से अलग हटके जिन्होंने भी कहने का साहस किया है वो हमेशा सत्ता के विभाजन का भी शिकार रहे हैं, क्योंकि सत्ता हमेशा ये चाहती है कि वो जिस तरह का नैरेटिव रचे, वो जिस तरह का माहौल रचे, उससे अलग कुछ न कहा जाए। तो मेरा तो ये मानना है कि कोई भी श्रेष्ठ साहित्य जो है सत्ता का समर्थन कर ही नहीं सकता किसी भी तरीके से नहीं। तो उसको नैरेटिव को तोड़ना ही होगा। जितने बड़े साहित्यकार हैं उन्होंने अपने नैरेटिव को तोड़ा है। प्रेमचंद के पहले प्रेमचंद जैसा कोई नहीं था साहित्यकार। इसी तरह से बाद के दौर में जो लोग आए वो इसलिए रेखांकित किए जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी पिछली परंपरा को तोड़ा, पिछली परंपरा को ब्रेक किया। सेम यही जो है, अगर इसी तरीके की बात करें तो यूरोप का इतिहास भी इसी तरीके से रहा है। अब जो फर्क आया है, इसमें आपने मौलिकता वाले सवाल पे मैं वापस आता हूँ, मैं अपनी बात संक्षेप में खत्म करना चाहूँगा कि जो मौलिकता की जहाँ तक बात है, तो अभी क्या हुआ है कि साहित्य, हिंदी साहित्य की अगर बात करें तो हिंदी साहित्य के बाजार में विस्तार होता हुआ दिख रहा है। वो कितना वास्तविक है अभी हमें इसका अंदाजा नहीं है, लेकिन हमें इतना जरूर पता है कि इस बाजार ने नए लोगों को, नए लेखकों को, बहुत नए चेहरों को बहुत ज़्यादा मौका दिया है। उनके लिए संभावनाओं के दरवाजे खोले हैं। उसमें हो सकता है कि हमें कुछ ऐसा साहित्य भी दिख रहा हो जिसको हम बहुत, कह लीजिए कि बहुत लंबे समय तक टिका रहने वाला साहित्य ना मान पाए, लेकिन इसमें बहुत सारी ऐसी प्रतिभाएं भी आई हैं जिनको उस तरह के फिल्टर का सामना नहीं करना पड़ता जैसे पहले करना पड़ता था। तो पाठक और लेखक के बीच के रिश्ते को इस बाजार ने बेहतर बनाया। आज तमाम लेखकों के पास तमाम तरह के मंच हैं जिनके जरिए वो अपनी बात कह सकते हैं। उनके पास अपनी किताबों को, अपनी कविताओं को पहुंचाने के तमाम तरीके हैं। बहुत सारे इस बीच ऐसे साहित्यकार हुए हैं, ऐसे कवि हुए हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए अपनी पहचान बनाई है और उन्होंने अच्छा साहित्य रचा है। तो मेरा ये मानना है कि मौलिक होना तो एक पहली शर्त है ही। अगर हम सिर्फ बाजार की शर्तों पर साहित्य को देखने लगेंगे तो शायद दिक्कत होगी। आगे अगर कोई प्रश्न हो। सर, आपसे एक प्रश्न है। आपने कहा कि साहित्य अपने समाज से हटकर कुछ लिखता है। मैं कहता हूँ कि साहित्य अपने समाज को ही लिखता है, और जो साहित्य अपने समाज को हमें लग रहा नहीं लिखेगा वह फिर समाज से उतना कनेक्ट नहीं है। इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया होगी? थोड़ा सा आपने गलत समझ लिया। मैंने सत्ता के द्वारा बनाया गया समाज की बात कही है। जैसे मैं आपको सीधी सी एक बात बताऊं, समाज से हटना क्या है? समाज, अगर आप सीधे सीधे कहें कि एक समाज ऐसा है जिसमें कभी दलितों के लिए कोई साहित्य, कोई कविता, कोई कहानी नहीं रची गई, तो एक समाज वो भी है। और एक समाज वो भी है कि जब जो है एक बड़ा दलित विमर्श, चाहे महाराष्ट्र में हो चाहे अपने हिंदी साहित्य में हो,
खड़ा किया गया, रचा गया। एक समय ऐसा था जब स्त्रियों के लिए बहुत स्पेस नहीं था, लेकिन एक समय ऐसा आया जब स्त्रियों ने अपने स्पेस तलाशना शुरू किया और लिखना शुरू किया। तो समाज से हटना नहीं है, बल्कि समाज में दूसरे डायमेंशंस को तलाशना है, जिसको अभी तक जिस पे चर्चा ही जानबूझकर नहीं की जाती थी या इसको छुपा के रखने की कोशिश की जाती थी। क्योंकि हमेशा एक वर्चस्ववादी तरीका होता है जो कहता है कि इन्हीं चीज़ों पे बात करो, इसके बाद मत करो किसी चीज़ पे बात। जैसे बहुत मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि ट्रांसजेंडर्स, अभी जो ये जिस नए साहित्य की हम बात कर रहे थे, तो उसमें ट्रांसजेंडर्स को बहुत ज़्यादा जो है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद ट्रांसजेंडर हैं, उन्होंने अपनी आत्मकथाएं लिखनी शुरू की और उससे क्या हुआ, उनकी सामाजिक स्वीकार्यता बनी। अभी तक उनको मजाक का विषय बनाया जा रहा था, अभी तक फिल्मों में उनके ऊपर कॉमेडी बनाई जा रही थी, उन पर हंसा जा रहा था, उनको हमेशा जो है बहुत ही दोयम दर्जे का जो है व्यक्ति माना जा रहा था। उस प्रताड़ना से तो वो बाहर हुए ना, तो साहित्य ने ये भी तो किया, तो वो अपने समाज को ही रच रहा है। आप ये, मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो समाज से बाहर जा रहा है। मैं किन्नर विमर्श में दखल रखती हूँ। जहाँ तक मेरा ख्याल है, बमुश्किल 8 राइटर्स ही अभी आए हैं किन्नर विमर्श में, और आत्मकथा जिन्होंने लिखी है वो केवल एक है, जिन्होंने खुद अपनी आत्मकथा लिखी है। बाकी दूसरे लोग राइटर्स लिख रहे हैं, और जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है, नाम आप सभी जानते होंगे, तो वो इतना वर्चस्व पा चुकी हैं, अपनी स्थापना कर चुकी है, तब वो लिख पाई हैं। और एक स्वानुभूति होती है, फिर एक सहानुभूति होती है। मैंने भी प्रथम पुरुष में एक गीत लिखा है, किन्नर को स्वयं में जान के। तो इसका ये मतलब नहीं कि हम उसको अनुभूत ना कर पाए, पीड़ा को अनुभूत ना कर पाए, लेकिन इस बात से मैं कतई सहमत नहीं होंगी कि मैं अगर पान का ठेला चलाती हूँ या चूड़ियाँ बेचती हूँ तो ही उनकी दर्द और पीड़ा लिख पाऊंगी। और हमारे सामने सुश्री मैत्री दीदी बैठी हैं, इन्होंने जो अपना इदम नमन लिखा है, उस समय वो जो लड़की थी मंदा, अभी वो लड़कियां सोच रही हैं जो दीदी ने सोचा और लिख दिया। धन्यवाद। ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, लेकिन सवाल यह है कि अगर कोई अपने बारे में कहना चाहता है तो उसको स्पेस मिलना चाहिए। वो साहित्य की कसौटी पे हो सकता है बहुत उत्कृष्ट ना हो, लेकिन कम से कम वो अपनी बात तो कह रहा है। और एक शुरुआत हुई, ये शुरुआत अभी कितने समय पहले हुई, कुछ ही साल तो हुए, मुश्किल से 5 साल 7 साल हुए हैं। उसके पहले कहाँ था जेंडर विमर्श, ये जो थर्ड जेंडर का जेंडर विमर्श। शुक्रिया। आप जो बात कह रही हैं कि कोई दूसरा अनुभूति नहीं करता तो करता है तो वही लिखे, तो इसमें कोई वैसी बात नहीं है कि हम उसकी बात नहीं लिख सकते। अग्री, बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन सवाल है कि जब दलित लिखने बैठता है अपनी आत्मकथा तो आप उसको जेल में नहीं डाल सकते। अब वो जब कहता है वो समाज पर उंगली उठा सकता है, तो आप उसको नक्सली आतंकवादी नहीं कह सकते। हम अपने समाज में ये घटित होता हुआ देख रहे हैं। हम हैदराबाद के लोगों को, मुंबई के लोगों को, बुंदेलखंड के लोगों को, जो लोग अपनी पीड़ा लिख रहे हैं, वो चाहे माइनॉरिटी से आते हो, चाहे दलित हो, चाहे आदिवासी हो। आप झारखंड में देख लीजिए, दयामणि बारला की क्या स्थिति है, उनको हर चौथे महीने जेल में डाल दिया जाता है क्योंकि वो आर्टिकल लिखती हैं। तो सवाल ये ठेकेदारी भी बंद होनी चाहिए कि नहीं, दलितों की बात भी हम ही लिखेंगे। हाँ सर, नमस्कार सर, मेरा नाम राम कुमार है। मैं यहाँ पत्रकारिता संस्थान से एमए किया हूँ। मेरा एक क्वेश्चन है, लाइट कम करो, लाइट कम करो, मीडिया से होगा। माफी चाहूंगा आप सबसे, थोड़ा सा डिस्कशन पैनल पे होती तो मुझे लग रहा है डिस्कशन शुरू हो गया है। अगर सारे स्पीकर्स को और जो इनके सवाल हैं उनको खत्म कर लेते थे, फिर हम क्वेश्चन आंसर हम उसके बाद प्रश्न उत्तर करते हैं। थैंक यू सर। बहुत धन्यवाद नवीन सर। तो मैं अभी साकेत सर, मैं आपके पास दोबारा आना चाहती हूँ कि जो अस्मितावादी लेखक हैं, जो स्त्री विमर्श पे लिखते हैं, जो दलित साहित्य पे लिखते हैं, तो वो जो साहित्य लिखते हैं, क्या वो साहित्य सचमुच उन वर्गों तक पहुंच रहा है? क्या वो उनको पढ़ पा रहे हैं जो कि जिनके ऊपर लिखा जा रहा है? क्या सचमुच वो साहित्यकार उन लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं, या केवल वो जो उनका साहित्य है किताबों तक सीमित है? ये मैं आपसे पूछना चाहती हूँ सर। देखिए, जब भी साहित्य रचा जाता है तो उसका कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है, और जो अभी हाल में इन स्त्री